15 मिनट 20 मिनट ध्यान से सुनना। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 केमिस्ट्री लास्ट चैप्टर। ध्यान सुनना बेटा, टॉपिक है एंजाइम्स। आज का टॉपिक, पहला टॉपिक आज का एंजाइम्स। बेटा एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन। एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर बायोलॉजिकल प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। दे आर कॉल्ड बायोकेमिकल बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम का स्ट्रक्चर, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम हमारी बॉडी के ही प्रोटीन है जो हमारी बॉडी खुद से बनाती है। उसे क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर ओन बॉडी। तो एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर ओन बॉडी। हमारी बॉडी खुद से कुछ प्रोटीन्स बनाती है, उसे एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स का क्या फंक्शन है? वो हमारी बॉडी की रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करती है। रिएक्शन की, जैसे फूड, फूड के डाइजेशन में आपको पता है एंजाइम का हेल्प, एंजाइम का रोल होता है। सबस्ट्रेट, जो हम फूड खाते हैं उसे सबस्ट्रेट कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। सबस्ट्रेट जाता है, एंजाइम उस पर अटैक करता है, एंजाइम उसे ब्रेक करता है। तो एंजाइम का क्या फंक्शन है? इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब फूड के मॉलिक्यूल्स की। जैसे आपको पता है कि भैया जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो जब हम प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करता है, आपको आपने पढ़ा था ना ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन पढ़ा ना, ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन। तो डाइजेस्ट करने का क्या मतलब है? तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपलर प्रोटीन में बनाता है। कॉम्प्लेक्स है आपका प्रोटीन, उसका सिंपलर वर्जन क्या होगा? अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे मिलके बने? अमीनो एसिड। प्रोटीन को ब्रेक करोगे तो क्या निकलेगा उसमें से? अमीनो एसिड। तो ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, ब्रेक प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करोगे तो उसमें से क्या निकलेगा? ग्लूकोज निकलेगा। कार्बोहाइड्रेट जो है आपके, जो आपके पॉलीसेकेराइड्स हैं, वो किससे मिलके बने? ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से मिलके बने। तो उनको फर्दर ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक करोगे तो याद है पायरुवेट पढ़ा था आपने ना, 6 कार्बन को ब्रेक करते हैं तो 3 में बनता है, उसे क्या बनता है? पायरुवेट। तो एंजाइम्स आर द बायोकेमिकल कैटलिस्ट विच कैटलाइज आर बायोकेमिकल रिएक्शन, जो हमारी बॉडी की सबस्ट्रेट को, फूड को डाइजेशन में हेल्प करती है। तो एंजाइम के दो फंक्शन होते हैं, और कुछ एंजाइम ऑक्सीडेशन करता है, कुछ एंजाइम रिडक्शन करते हैं। कुछ एंजाइम दोनों काम करते हैं, ऑक्सीडेशन भी करते हैं सबस्ट्रेट का, सबस्ट्रेट मतलब फूड, और रिडक्शन भी करते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करते हैं उसको ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलते हैं, विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन एज वेल एज इन रिडक्शन। दे आर कॉल्ड ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करे उसे ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलते हैं, याद रखना, दोनों एक साथ करता है। ठीक है, तो एंजाइम का फंक्शन क्या है आपको पता है? एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा विटामिन। विटामिन को अगर हम ब्रेक करें तो दे आर कॉल्ड वाइटल अमाइन। वाइटल अमाइन, it is a biomolecule which is needed in very small amount by our body for the growth and development of the body. हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उन्हें वाइटल अमाइंस या विटामिन कहते हैं। विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। विटामिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल नाम से पता चल रहा है वो फैट और फैट में ही डिजोल्व होंगे, फैट और ऑयल में, वो पानी में नहीं घुलते। तो इनको हमें बाहर से कम खाना चाहिए। फैट सोल्यूबल विटामिन अगर हमें बहुत जरूरत होती है तो हम लेते हैं बाहर से, वो हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं, लीवर और एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर हो जाते हैं, वो बॉडी से निकलते नहीं है। जो फैट और ऑयल के अंदर वो जाके स्टोर हो जाते हैं जो। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल है आपके ए डी ई के। फैट सोल्यूबल कौन से? ए डी ई के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, दे आर फैट सोल्यूबल विटामिन। दे आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यूज। वो फैट में जाके स्टोर हो जाते हैं, वो बॉडी से बाहर नहीं निकलते, इसलिए हमें उन्हें लिमिटेड खाना चाहिए, जितनी जरूरत हो, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तो। वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन आर बी के सारे, विटामिन बी ग्रुप के सारे, बी के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, और विटामिन सी, दे आर वाटर सोल्यूबल। इसको आप बाहर से खाओ आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, दे आर वाटर सोल्यूबल। तो अगर आप बाहर से इसे लेते, जैसे कोविड के टाइम पे विटामिन सी की गोली लिम्सी खाते थे ना, लिम्सी याद? विटामिन सी बहुत सारी खाते थे, चूसते थे, वाली दवाई ऑरेंज वाली लिम्सी आती थी ना, वो नुकसान नहीं करती विटामिन सी।
विटामिन सी हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होके निकल जाती है, इसलिए हमें वो उससे कोई नुकसान नहीं होता, ये स्टोर नहीं होती, ये स्टोर हो जाती है फैट सोल्यूबल वाली। फिर आपको ये टेबल याद रखनी है विटामिन की। आपको क्या याद रखना है, देखो दो चीजें याद रखनी है। एक विटामिन, जैसे विटामिन ए है, ये इसका सोर्स क्या है, तो हम पढ़ते हैं बचपन में कि भैया विटामिन ए हमें फिश, लिवर ऑयल, कैरेट, बटर और मिल्क से मिलता है। हमें मेन याद रखना है कि उसकी डेफिशिएंसी से डिजीज क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी से ज़ेरोप्थैल्मिया हो जाता है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, कॉर्निया हार्ड हो जाती है। और नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस बेसिकली हमारी आई के अंदर एक लाइट रिस्पॉन्सिबल सेल्स होते हैं जिसे रोड्स कहते हैं, रोड्स, रोड्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो हमें अंधेरे में कम दिखाई देता है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये हो गया, जैसे 6-7 बजे के बाद जब अंधेरा होने लग जाता है दिखाई नहीं देता, कम दिखता है, उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, विटामिन ए की कमी से। तो आपको ये याद रखना है, कौन, जैसे बोला नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की वजह से होता है, विटामिन ए। तो आपसे विटामिन की डेफिशिएंसी से डिजीजेस पूछते हैं, 1 मार्क में पूछ सकते हैं। फिर दूसरा आपको एक याद रखना है, विटामिन बी1 है, जैसे इसका कॉमन नेम भी याद रखना, विटामिन बी1 इज कॉल्ड थायमिन। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा विटामिन बी1 की कमी से, रिटार्डेड ग्रोथ। विटामिन बी12 इज कॉल्ड राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से चिलियोसिस हो जाता है, यहाँ किनारे किनारे फटने लग जाते हैं ना, मुंह होठ के किनारे इधर, उसे चिलियोसिस कहते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, ये सब विटामिन बी12 बी2 की कमी से होता है। विटामिन बी2 इज राइबोफ्लेविन। देन विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन। कन्वर्जन, कन्वर्जन्स का मतलब बेसिकली थोड़ा सा ये लेना देना होता है कि जैसे आपकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी वीक हो जाएगी, थोड़ी सी वीक 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 थिंकिंग टाइप की हो जाती है, ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। विटामिन बी12 परनीशियस अनीमिया, आयरन की कमी से होता है बेसिकली, अनीमिया आयरन के, हीमोग्लोबिन के अंदर डेफिशिएंसी आ जाएगी, आरबीसी आरबीसी कम हो जाएंगे, आपके रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कॉमन नेम, कर्वी ब्लीडिंग गम्स डिजीज, कर्वी ब्लीडिंग गम्स याद रखना। विटामिन सी का सोर्स सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज वगैरह, है ना, विटामिन सी। विटामिन डी रिकेट्स, ये जनरली मल न्यूट्रिशन से होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, बोन टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ऑस्टियोमलेशिया, सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल बहुत पाई जा रही है। विटामिन डी सन से मिलते हैं, आपको पता है ना, सन से मिलता है ना, ठीक है। फिश और एग योल्क से भी मिलता है। उसके कॉड लिवर की ऑयल, वो छोटी छोटी गोलियां आती है ना, वो खाने से विटामिन डी, कॉड लिवर लिवर वाली आती है ना, छोटी छोटी सी गोलियां आती हैं, है ना। विटामिन ई, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस, की टेबल याद कर लेना बेटा। विटामिन के से क्या होता है, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, मतलब खून चोट लग गई तो फिर क्लॉट नहीं बनेगा जल्दी, देर तक खून निकलता ही रहेगा निकलता ही रहेगा, विटामिन के की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, न्यूक्लियाइक एसिड। न्यूक्लियाइक एसिड, न्यूक्लियाइक एसिड इज अ बायोमोलिक्यूल which is present inside the nucleus and some are present outside the nucleus also. न्यूक्लियाइक एसिड बेसिकली इसके दो फंक्शन होते हैं। पहला हेरिडिटी ट्रांसमिशन, आपने सबने पढ़ा है कि भैया पेरेंट से जो डॉटर सेल्स में कैरेक्टर्स जाते हैं, फीचर जाते हैं, वो न्यूक्लियाइक एसिड की वजह से जाते हैं। और दूसरा होता है प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है न्यूक्लियाइक एसिड, प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होता है। हमारी बॉडी के जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो न्यूक्लियाइक एसिड बनाता है, ठीक है। न्यूक्लियाइक एसिड्स आर, ध्यान सुनना, जैसे प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन किसके पॉलीमर है, अमीनो एसिड के। ऐसे न्यूक्लियाइक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये जरा याद रखना, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियाइक एसिड किससे मिलके बने, न्यूक्लियोटाइड से। अब जरा यहां ध्यान से सुनना, तो आपके न्यूक्लियाइक एसिड किससे मिलके बने, न्यूक्लियोटाइड से। अब आपको याद रखना है कि भैया न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना है। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना, न्यूक्लियोटाइड से तो मिलके न्यूक्लियाइक एसिड बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट। फर्स्ट इज कॉल्ड फॉस्फेट ग्रुप, सेकेंड इज कॉल्ड पेंटोज शुगर,
पेंटोज शुगर, थर्ड इज कॉल्ड नाइट्रोजनस बेस। जरा ये याद कर लो बेटा, अभी मेरे साथ ध्यान से सुनना। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बने होते हैं? 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन वाला शुगर जिसे राइबोज शुगर कहते हैं, और नाइट्रोजनस बेस। नाउ नाइट्रोजनस बेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। नाइट्रोजनस बेस के 2 टाइप है, एक को कहते हैं प्यूरिन, एक को कहते हैं पिरामिडिन। क्या कहते हैं? प्यूरिन और पिरामिडिन। ऐसे याद कर लो मेरे साथ, देखो मैं भी याद करा दूं। ऐसे याद कराया था हमें, एजी कट, ऐसे याद हो जाएगा, एजी कट, प्यूरिन एजी, पिरामिडिन कट। ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन, जो नॉन बायो वाले बच्चे नहीं है, 11th में बायो में कर रखा है बच्चों ने, इनके पास बायो 3 नंबर नहीं है, नॉन बायो वाले मैथ्स वाले ध्यान सुनो। प्यूरिन, प्यूरिन के टाइप क्या हो गए? एजी, और पिरामिडिन क्या हो गया? कट। फुल फॉर्म याद कर लो, ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब गुआनिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल थायमिन, आपको लिखवा रखा है फुल फॉर्म, ठीक है? एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल और थायमिन, ठीक है जी। ये हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड के बताना 3 कंपोनेंट कौन कौन से थे? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। आप देख रहे हैं वो जो थे ना एजी कट, ये रहे वो एडेनिन का ये स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर नहीं याद रखना, वो नहीं, वो डिलीटेड है। एडेनिन ए, गुआनिन जी, साइटोसिन सी, थायमिन टी, यूरासिल यू, ठीक है जी। अब जरा देखो इधर, जो आपका एक न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे बनता है? देखो न्यूक्लियोटाइड ऐसे बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड की कॉम्पोजिशन कैसे होती है? आपको बताया था ना 3 चीज से मिलकर बना न्यूक्लियोटाइड, किस से? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। देखो वो जुड़े कैसे होते हैं, शुगर के साथ फॉस्फेट लगाए, शुगर के साथ बेस लगाए, नाइट्रोजनस बेस, शुगर के साथ फॉस्फेट और शुगर के साथ बेस। फिर ऐसे ही शुगर फॉस्फेट ऐसे सीधी सीधी लगे होते हैं, हर शुगर के साथ ऊपर बेस लगा होता है, नाइट्रोजनस बेस। शुगर फॉस्फेट ऐसे ऐसे एन मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, ठीक है? और शुगर के साथ क्या लगा होता है? बेस। तो ये जो पूरा है ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये जो एक देख रहे हो आप, एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा दिखता है, शुगर फॉस्फेट और आपका बेस से जुड़ा हुआ एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ऐसे बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो न्यूक्लियाइक एसिड बन जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियाइक एसिड बन जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। अब न्यूक्लियाइक एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। न्यूक्लियाइक एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज डीएनए, सेकंड इज आरएनए। तो न्यूक्लियाइक एसिड के 2 टाइप है, जरा ध्यान से सुनना बेटा इधर बोर्ड की तरफ। न्यूक्लियाइक एसिड के 2 टाइप है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाइक एसिड। फर्स्ट इज कॉल्ड डीएनए, सेकंड इज कॉल्ड आरएनए। इनका डिफरेंस आता है पेपर में और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसके आप कम से कम 6 डिफरेंस याद कर लेना, 5 से 6 डिफरेंस। पहला, अच्छा डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता ही है, डीऑक्सी न्यूक्लियाइक एसिड एंड दिस इज राइबोन्यूक्लियाइक एसिड। तो पहला डिफरेंस, ये पाए कहां जाते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कौन? डीएनए। डीएनए कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और आरएनए कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। पहला इनकी लोकेशन याद करो, डीएनए इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड आरएनए इज फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। दूसरा डिफरेंस इनके फुल फॉर्म में है, डीऑक्सीराइबो। इसमें जो शुगर होता है, शुगर तो होगा ही होगा, इसमें जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है। डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन कम होता है इसमें, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर इस्तेमाल होता है और इसमें राइबोज शुगर इस्तेमाल होता है। दूसरा डिफरेंस यही हो गया, ये इनके नाम से ही डिफरेंस आ गया, एक हल हो गया। तीसरा डिफरेंस, डीएनए 2 न्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बनते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा था ना, तो 2 स्ट्रैंड से मिलकर बनता है। जरा इनकी बॉन्डिंग याद कर लो, ये यहीं से बना लेना बेटा। आपको याद है एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल थायमिन है ना, डीएनए में जरा देखना बॉन्डिंग, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ए बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड टी के साथ, जी ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बनाता है? सी के साथ। ये याद कर लो, ए किसके साथ जुड़ता है? टी के साथ।
और G किसके साथ जुड़ता है? C के साथ। A डबल बॉन्डेड विथ T एंड G ट्रिपल बॉन्डेड विथ C। अब पेपर में ना पहले आता था, आजकल कभी कभी दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं, बोलते हैं AGTCATG, बोला ये कोड लिख दिया, पहला डीएनए का कोड है, इसके अंदर ए लगा है, जी लगा, टी लगा, सी लगा है। दूसरे के अंदर क्या लगा होगा वो बताओ। तो तुम्हें ये याद होना चाहिए, ए किसके साथ बॉन्ड बनाता है? टी के साथ। तो ए के सामने क्या आना चाहिए? जी किसके साथ बनाता है? तो जी के साथ टी। ठीक है, टी के साथ क्या आएगा? ए, इसके साथ क्या आएगा? जी, है ना। इधर क्या आएगा? टी, टी के साथ क्या आएगा? टी के साथ ए आएगा ना, और जी के साथ क्या आएगा? सी। तो पहले का कोड अगर ये है तो दूसरे का कोड क्या बना? टी सी ए जी टी ए सी। समझ आ रही है? ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना, ए किसके साथ बॉन्ड बनाता है और जी किसके साथ बनाता है? सी के साथ। तो इट इज मेड अप ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड चेन। इसमें दो चेन होती है, और आरएनए में एक ही चेन होती है बस। आरएनए में ऐसी एक ही चेन होती है, इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है, इसमें सिंगल चेन होती है। ठीक है, तीन डिफरेंस हो गए। चौथा, डीएनए हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी पेरेंट से डॉटर सेल में फीचर्स को ट्रांसमिट करने में किसका रोल? डीएनए। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। पांचवा डिफरेंस, ठीक है, याद हो गया? डीएनए हेरिडिटी के लिए और वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है आरएनए। पांचवा डिफरेंस, डीएनए की यूनिक प्रॉपर्टी है कि अगर ये आधी स्ट्रैंड रहे इसकी तो आधी खुद बना लेता है वो। क्या है डीएनए कॉपिंग? इट हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, ये अपनी रेप्लिका खुद तैयार कर लेता है। एक स्ट्रैंड दो, दूसरी खुद बना लेगा। मतलब पेरेंट से डॉटर सेल में आधी स्ट्रैंड जाती है, आधी वो खुद बना लेता है। दिस इज डीएनए कॉपिंग। लेकिन आरएनए में मोस्टली नहीं पाया जाता, ये नहीं कह सकते एब्सेंट होता है, कुछ कुछ आरएनए रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट। ठीक है, ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं, ये याद रख लेना। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए आरएनए के डिफरेंस के बाद बेटा एक टॉपिक है, ध्यान से सुनना, उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ध्यान इधर, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, जरा देखना ये टॉपिक आपने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड, अगला टॉपिक क्या है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बने होते थे? याद है? तीन चीजों से। क्या क्या था? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड में खाली दो ही चीजें होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है और शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस नहीं होता। बेस होता है ये देखा लिखा, न्यूक्लियोसाइड इज लिंक टू फॉस्फोरिक एसिड एट फिफ्थ पोजीशन ऑफ शुगर मोइटली वी गेट अ न्यूक्लियोटाइड। कहने का मतलब न्यूक्लियोसाइड में ये रहा, देखो यहां पे आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियोसाइड ये है और न्यूक्लियोटाइड वो है, इसमें और उसमें क्या फर्क है? बेस दोनों के पास है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा है, इसके पास फॉस्फेट नहीं है, यही फर्क होता है दोनों में। उसमें फॉस्फेट आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये PO4 2-, ये इस पे नहीं है फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोसाइड है और वो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो उसमें तीन चीजें, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और शुगर। इसके पास क्या है? बेस और शुगर, फॉस्फेट नहीं है, बस ये फर्क है दोनों में। ये क्वेश्चन है आपकी बुक में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, याद हो गया? फिर बेटा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ये नया ऐड हुआ है, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स नए ऐड हुए हैं बेटा, वो पढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनना। देखो क्या हो गया इसको, देखो ध्यान बोर्ड की तरफ। हॉर्मोन्स, हम सबने पढ़ा है 10th क्लास में कि हॉर्मोन्स आर chemical messengers which help in the growth and development of our body and it is produced by endocrine glands। याद है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे ब्रेन से लेकर एब्डोमिनल कैविटी तक रहते हैं, पूरा सिस्टम है ना, ब्रेन से लेकर यहां तक पूरा किडनी के नीचे तक। तो endocrine glands are basically produced by they are called ductless glands। क्यों कहते हैं ductless? क्योंकि इनकी अलग से कोई वेन और आर्टरीज नहीं होती ना, जो भी हार्मोन निकलता है वो सीधा ब्लड में जाके डालते हैं वो, जहां जब जैसी रिक्वायरमेंट होती है हार्मोन, है ना। तो आपको क्या याद रखना है
आपको याद रखने हैं कुछ हॉर्मोन्स और उनके फंक्शन। जैसे जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है पेनक्रियाज सेक्रीट करता है। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करना। ये तो हमने 10th में पढ़ा था, इंसुलिन का काम करता है। अब एक नई चीज जो 12th में है, तो ब्लड ग्लू पता है कुछ लोगों का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और कुछ लोगों का कम भी हो जाता है। शुगर शुगर लेवल ही कम हो जाएगा ब्लड में। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकागन। ग्लूकागन इज अ हार्मोन विच इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ग्लूकागन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। कई बार ब्लड ग्लूकोज लेवल ही कम हो जाता है, तो उसके लिए उनको ग्लूकागन का भी इंजेक्शन दिया जाता है बाहर से। अगर हमारी बॉडी में पहले से ही है, ब्लड ग्लूकोज पहले से ही है, तो भैया ठीक है, ग्लूकागन और इंसुलिन बैलेंस मात्रा में होने चाहिए बॉडी में। ठीक है, फिर ये सुनो, एपाइनफ्राइन एंड नॉरपाइनफ्राइन मीडिएट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। बाहर से स्टिमुलस आता है ना, कोई मारता है, टच करता है, वो कुछ करता है, तो इसको ये बैलेंस करते हैं। एपाइनफ्राइन और नॉरपाइनफ्राइन, ये सब लिखा है, वो आप याद कर लेना। जिन्होंने नहीं लिखा यहां से लिख लें बेटा। ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होता है। आपको पता है एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज जाइंटिज्म, ज्यादा लंबे हो जाते हैं जो 8-10 फुट के जो लोग। और डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज ड्वार्फिज्म। ये सब हमने 10th में पढ़ा है। सेक्स हार्मोन्स आपको याद है, प्रोजेस्टेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन इन है ना फीमेल्स, और प्रोजेस्टेस्टेरॉन इधर अपना टेस्टोस्टेरॉन आपका मेल्स में होता है, प्रोजेस्टेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन किस में होता है? फीमेल्स में होता है। दे प्रोड्यूसेस फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स। थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड ग्लैंड। ये ब्लड ग्लूकोज इसके कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब इसमें क्या याद रखना है, इसमें जो नई चीज है, एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन अगर बढ़ जाए तो ये बीमारी हो जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन के लिए। और थायरॉक्सिन कम हो जाए तो हाइपोथायरॉयड। ये आपका सुनो, अगर कम हो जाए तो हाइपो, और दोनों ही सेम लिखा है क्या? लिखा है, ये रहा। इंक्रीज में हाइपर, इंक्रीज हो जाए तो हाइपर, कम हो जाए तो हाइपो। कौन? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कम हो जाए तो जो गला नहीं सूज जाता, वो आयोडीन की कमी से जो हो जाता है, वो आपकी हाइपो है। और जब ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर थायरॉयडिज्म है। तो उस केस में आपकी थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगी। तो इसको कैसे ठीक करा जाए? आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए ना, आयोडाइज सॉल्ट। अगला बेटा यहां से लिखना है आपको, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, ये लिख लेना बाद में। स्टीरॉयड हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड्स, टेस्टिस एंड इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। कौन? स्टीरॉयड हार्मोन। तो इनका क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, और दे मॉड्यूलेट, ये देखो, दे मॉड्यूलेट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। बाहर से कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह ना हो जाए उनको वो मॉडरेट कर देती है, और स्ट्रेस को भी कंट्रोल करते हैं ये लोग। फिर अगले देखो, ये कुछ कुछ हार्मोन्स लिखने हैं। एक तो आपको स्टीरॉयड हार्मोन लिखना है, इनके फंक्शन। और अगला देखो ये मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। Mineral corticoids control the level of excretion of water and salt by the kidney. ज्यादा पानी ना लॉस हो जाए हमारी किडनी से, ज्यादा नमक ना नुकसान हो जाए, वो ये कंट्रोल करता है। क्योंकि ये फिल्टर करती है ना किडनी, वाटर को भी फिल्टर करती है, यूरिया अमोनिया को भी फिल्टर करती है, साथ में एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन उस हार्मोन को उन सबको कंट्रोल ये करता है मिनरल कॉर्टिकॉइड। ठीक है, ज्यादा पानी ना निकल जाए किडनी से, ज्यादा नमक ना निकल जाए एक्सक्रीशन के दौरान। नेक्स्ट, इफ एड्रीनल कॉर्टेक्स डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली तो इनको एडिसन्स डिजीज हो जाता है, कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोग्लाइसीमिया, वीकनेस एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू स्ट्रेस। डिजीज याद कर लेना, एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज में स्ट्रेस हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स ढंग से काम नहीं करा तो एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या बनाते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन की कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है? एडिशन डिजीज, याद कर लेना।
द डिजीज इज फैटल अनलेस इट इज ट्रीटेड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। बाहर से इनको ये दवाई ये देते हैं, हार्मोन के भी इंजेक्शन लगते हैं, पता है, हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं इन सबको कंट्रोल करने के लिए। हार्मोन रिलीज्ड बाय गोनैड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर्स। टेस्टोस्टेरोन आपने पढ़ी लिया, वो बता ही दिया है ना। और मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स के लिए टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेस्टेरोन। ठीक है, ये सब आपने पढ़ ही लिया, ये सारी की सारी चीजें पढ़ ली है। प्रोजेस्टेस्टेरोन प्रिपेयरिंग फॉर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। तो ये आप इसमें से कुछ हार्मोन्स के बारे में लिख लो, स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये सब नोट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉज कर दे।